बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डाइंग यंग। ये कहानी है हिलरी ओनिल की, जिसका हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और अब वो अपनी मॉम के साथ रहती है। हालांकि उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, उस पर चिल्लाओ, उस पर गुस्सा करो, लेकिन उसे इस तरह से मत छोड़ो। लेकिन हिलरी उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। उसका जॉब में और रिलेशनशिप दोनों में लक थोड़ा सा कमजोर है। वो न्यूज़पेपर में एक एड देखती है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें एक यंग अट्रैक्टिव लड़की चाहिए जिसके अंदर थोड़ी बहुत नर्सिंग स्किल्स भी हो। हिलरी उस जगह पर जाती है। ये एक बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन वो लोग उसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं जो कि एजेंसीज के थ्रू आया होता है और हिलरी न्यूज़पेपर के थ्रू आई है। और हिलरी न्यूज़पेपर की उस एडवर्टीजमेंट को उस आदमी को दिखाती है जो वहां पर खड़ा होता है और वो उस न्यूज़पेपर को लेकर अंदर जाता है। वो कहता है कि ये एड मेरे बेटे ने दी थी, हमें प्रॉपर नर्स की जरूरत है, क्या आप नर्स हो? हिलरी कहती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, जैसा कि इस न्यूज़पेपर में लिखा था। वो कहते कि आई एम सॉरी, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हिलरी कहती नहीं, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बिना वजह यहाँ तक बुलाया। वो आदमी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इन्हें आने जाने का टैक्सी का किराया दे दो। हिलरी कहती कि मुझे तुम्हारा किराया नहीं चाहिए, लेकिन वो आदमी फिर से अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इन्हें टैक्सी का किराया दे देना। इस बात से हिलरी को गुस्सा आता है। वो कहती है मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारा किराया नहीं चाहिए, और वो वहां से चली जाती है। और जब वो जा रही होती है तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पीछे आता है और वो कहता है कि प्लीज आप वापस चलिए, आपको दोबारा बुलाया गया है। हालांकि हिलरी वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन वो आदमी रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए हिलरी जाती है। और हिलरी को एक रूम में भेजा जाता है जहां पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है विक्टर। ये 28 ईयर्स का है। वो हिलरी से उसके बारे में पूछता है। हिलरी उसे बताती कि मैं नर्स नहीं हूँ, लेकिन मैं कैंडी स्ट्राइपर रह चुकी हूँ। कैंडी स्ट्राइपर वो होते हैं जो हॉस्पिटल्स में एक वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं। विक्टर उसे बताता है कि मुझे ल्यूकेमिया है, ये एक ब्लड कैंसर होता है। वो उसे बताता है कि मेरी कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है और इस ट्रीटमेंट के दौरान मुझे किसी की जरूरत होगी। हिलरी कहते हैं कि आपके फादर ने कहा था कि आपको एक कंप्लीट नर्स की जरूरत है और शायद उन्होंने किसी को हायर भी कर लिया हो। विक्टर कहता है कि तुम मेरे फादर की बातों को भूल जाओ, वैसे भी आज वो जापान जा रहे हैं, तुम्हें मेरे लिए काम करना है। और वो उसे हफ्ते के $400 और वहां पर रहने की एक जगह ऑफर करता है। इतना अमाउंट हिलरी के लिए बहुत ज्यादा है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन हिलरी अपना सामान लेकर इस जगह पर आ जाती है और विक्टर उसकी मदद करता है। वो उसके रूम के अंदर आ रहा होता है, तभी हिलरी बोलती कि तुम इस रूम के अंदर नहीं आ सकते, ये इस पार्ट का हमारी डील का हिस्सा नहीं है। विक्टर कहता है कि नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। और ये अब कीमोथेरेपी करने के लिए जाते हैं। विक्टर बताता है कि ये एक तरह का पॉइजन है जो मेरी बॉडी में डाला जाता है। ये मुझे नहीं बल्कि कैंसर को मारता है, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हिलरी बोलती क्या होता है? वो कहते हैं स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, वॉमिटिंग होती है और कभी कभी मुझे डर भी लगता है। ये सब सुनने के बाद हिलरी के दिल में उसके लिए एक इंसानियत, एक सिंपैथी जागती है। और जब विक्टर हॉस्पिटल में वो दवा लेता है और उसके बाद घर आता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है, उसके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, उसको गाने की एक हल्की सी आवाज भी बहुत तेज लग रही होती है और साथ ही साथ उसे ठंड लग रही होती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वो कई घंटों तक वॉमिट करते करते वॉशरूम में ही लेट जाता है। हिलरी इस बात के लिए अवेयर नहीं थी कि कीमोथेरेपी में किसी इंसान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये सब देखने के बाद हिलरी को बहुत दुख होता है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने रूम में आती है, अपना सामान पैक करती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती, क्योंकि वो विक्टर की मदद नहीं कर सकती। हिलरी अपनी दोस्त को कॉल करती है। वो कहती कि काश मैं विक्टर की मदद कर पाती, लेकिन उसे मेरी नहीं बल्कि एक प्रॉपर नर्स की जरूरत है। और आज रात को मैं विक्टर को बोल दूंगी कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। विक्टर उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और रात को डिनर के वक्त विक्टर उसे बोलता है कि मुझे कीमोथेरेपी के बारे में तुम्हें ज्यादा डिटेल में बताना चाहिए था, ये मैंने सही नहीं किया। हिलरी बोलती कोई बात नहीं। दरअसल विक्टर की जिंदगी में हिलरी देखती है कि अकेलापन है, उदासी है, वो बीमार है और वो ये तय करती है कि वो इस जॉब को छोड़ेगी नहीं। वो एक लाइब्रेरी में जाती है और वहां पे जाने के बाद वो विक्टर को कौन सा फूड देना चाहिए, ये थेरेपी क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना शुरू करती है। और घर वापस आने के बाद वो विक्टर के लिए किताबें, फूड, हर चीज वो लाती है जो इस थेरेपी में देना चाहिए। वो विक्टर को कहती है कि ल्यूकेमिया में 50% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने की कीमोथेरेपी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसमें इंसान की हालत खराब हो जाती है। विक्टर ठंड से कांप रहा होता है
कभी कभी वो बेड से नीचे उतरकर दीवार पर अपना शरीर मारना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हिलरी जितना कर सकती है उसके लिए करती है। अगली रात को विक्टर पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है और वो हिलरी को डिनर पर चलने के लिए कहता है। ये दोनों डिनर पर जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट होता है, लेकिन हिलरी का नेचर दूसरा है। उसे दूसरी तरह का फन पसंद है, यानी कि क्लब में नाचना गाना। पर विक्टर का नेचर दूसरा है। वो ऐसी जगहों पर एंजॉय नहीं करता। वो शांत है, वो नेचर से शाई है। हिलरी उसे कहती है क्या तुम्हें असली फन चाहिए? और इसके बाद ये दोनों एक क्लब में जाते हैं। क्लब में विक्टर साइड में खड़ा रहता है, लेकिन हिलरी वहां पे डांस करते बहुत एंजॉय करती है। और अब धीरे धीरे इनका रिश्ता प्रोफेशनल से पर्सनल हो जाता है। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। विक्टर उसे ये भी बताता है कि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो 9 साल का था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई। हालांकि विक्टर के पास हर तरह की सुविधा है, वो अमीर है, लेकिन उसकी जिंदगी में अकेलापन है। और विक्टर इसके बाद वो सॉन्ग चलाता है जो उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग होता है, और वो हिलरी को डांस करने के लिए कहता है। ये दोनों डांस करते हैं और डांस करने के बाद विक्टर उसे बताता है कि मेरी कीमोथेरेपी अब कंप्लीट हो चुकी है और इस बात का सेलिब्रेशन मनाने के लिए उन्हें छुट्टियों के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। वो हिलरी को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं पूरी तरह से रिकवर होना चाहता हूँ और मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता, और अगर इस दौरान तुम्हें कुछ भी गलत लगे, कुछ भी, तो तुम वापस आ सकती हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। और ये दोनों यहाँ से गाड़ी से छुट्टियां मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी हिलरी चलाती है और वो विक्टर से पूछती है व्हाई डोंट यू ड्राइव? वो कहता है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे पिता के पास हमेशा ड्राइवर थे, इसलिए मैंने कभी सीखी नहीं। और हिलरी उसे गाड़ी चलाना भी सिखाती है और ये एक समंदर के किनारे पर पहुंचते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। यहाँ पर ये एक घर रेंट पर लेते हैं, रात को ये बार पर जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और वहां से आने के बाद जब हिलरी अपने बेड पर सो रही होती है तो उसे एहसास होता है कि विक्टर अभी उठा हुआ है, वो सो नहीं रहा। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? विक्टर उसके रूम में आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर सोना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हमारी डील का पार्ट नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम मुझे जाने के लिए बोल दो। लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो। और ये दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। विक्टर पूछता है कि तुम्हारे शरीर पर जो टैटू बना है उसका मतलब क्या है? हिलरी बोलती है स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, यानी दिल की ताकत। अब धीरे धीरे विक्टर पूरी तरह से रिकवर होना शुरू हो जाता है। उसके सर पर बाल भी आना शुरू हो जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। विक्टर हिलरी से कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, तुमसे बहुत कुछ लिया है, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विक्टर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी किताबों के बीच में बिताई है। दरअसल विक्टर पीएचडी कर रहा होता है, वो थीसिस लिख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने किताबों का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर देखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। और वो ऐसा करते भी हैं। इन दोनों की दोस्ती अब और भी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब हिलरी जानती है कि विक्टर को नर्स की जरूरत नहीं है। वो विक्टर से कहती है कि हमारी डील शायद अब खत्म हो चुकी है, तुम्हारी थेरेपी भी खत्म हो गई, अब तुम पहले से बेटर हो और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुमसे पैसे लेने चाहिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। और वो ये कहकर चली जाती है। हालांकि अब इन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि विक्टर भी एक बहुत अच्छा इंसान होता है और हिलरी ने भी विक्टर के इलाज में एक अपनापन दिखाया होता है। उसने अपने प्रोफेशन से ज्यादा उसमें इंसानियत दिखाई होती है। और एक ही बड़ा कारण होता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके होते हैं। और उसी रात को जब हिलरी सो रही होती है तो विक्टर उसके पास जाता है और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अब इनके दिलों में जो प्यार होता है वो इनकी जबान पे आ चुका होता है। हिलरी विक्टर से बोलती है कि तुम्हारे घर में एक फोटो है जिसमें एक लड़की है, वो कौन है? विक्टर बताता है कि वो कॉलेज में मेरे साथ थी, हम एक दूसरे से प्यार करते, फिर मैं बीमार हो गया और वो छोड़कर चली गई, और अब जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम छोड़कर जा रही हो। हिलरी कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, बस मैं तुम्हारे पैसे नहीं चाहती। विक्टर कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना दिल दे सकता हूँ। वो कहता है कि मैं ये बात तुम्हें पहले भी कह सकता था, लेकिन जब आप बीमार होते तो आप ऐसी बात किसी को नहीं कह सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हिलरी बोलती कि तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद इन दोनों की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। विक्टर जो एक बहुत बड़े अरसे से बीमारी का और अकेलेपन का सामना कर रहा था, अब उसकी जिंदगी में कोई है। हिलरी जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक अच्छा रिश्ता नहीं देखा था, उसकी जिंदगी में भी अब प्यार है और ये दोनों अब बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है मानो इनकी छोटी सी दुनिया बन चुकी है, जिस दुनिया में इनके पास सब कुछ है। अब एक रात को विक्टर के सिर पर हिलरी हाथ लगाती है। उसका सर गर्म होता है और जब विक्टर से वो पूछती है तुम ठीक हो, वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसी रात को जब ये सो रहे होते हैं तो विक्टर को बेचैनी होती है। उसके शरीर में पसीना आ रहा होता है,
लेकिन वो ये बात हिलरी को नहीं बताता। अब अगली रात को इनके घर में इनका एक दोस्त आता है जो यहीं बना होता है और विक्टर इनके सामने एक्ट कर रहा होता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर हिलरी और इनका जो दोस्त होता है वो परेशान हो जाते हैं। ये विक्टर को बेड पे लिटाते हैं। इनका दोस्त बोलता है कि अगर कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, और वो घर चला जाता है। उसके जाने के बाद हिलरी विक्टर की दवा को चेक करती है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई दवा लेनी थी और वो देखती है कि विक्टर ने दवा नहीं ली होती। वो डस्टबिन चेक करती है और बाहर जाकर जो बड़ा डस्टबिन होता है वहां भी चेक करती है, लेकिन उसे दवा की खाली शीशियां और इंजेक्शन वहां पर नहीं मिलती और वो समझ जाती है कि विक्टर ने उससे कुछ छुपाया है। वो विक्टर के पास जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। विक्टर कहता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि ये सब खत्म हो। मैं इन्हीं पलों में हमेशा के लिए कैद होकर रहना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये मान लें कि मैं ठीक हूँ? हिलरी कहती है कि नहीं, तुम बीमार हो और हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। विक्टर कहता है कि नहीं, अब मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा यही रहना चाहता हूँ। मैंने अपनी कीमोथेरेपी कभी पूरी की नहीं। वो मुझे मार रही थी, तुमने देखा था, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। और अब मुझे कोई हॉस्पिटल, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने जितना ट्रीटमेंट करवाना था करवा लिया। पिछले 10 सालों से मेरी जिंदगी में यही सब चल रहा है और ये जिंदगी नहीं है। मुझे जिंदगी की जरूरत है और मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। विक्टर ने ऐसा इसलिए किया होता है कि उसकी पूरी जिंदगी में हॉस्पिटल और अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं था और अब उसके पास जितनी भी जिंदगी बची वो जीना चाहता है। हिलरी ये सब सुनकर बहुत रोती है, उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो जानती है कि विक्टर मरने वाला है। विक्टर कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार किया है तो जो हो रहा है उसे होने दो। हिलरी कहती है कि तुम्हें मरने दो। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लिया। पहली बार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा था और अब मुझे पता चलता है कि सब कुछ झूठ था। विक्टर कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने मान लिया था कि मैं ठीक हो चुका हूँ और अब मैं दोबारा से बीमार नहीं पड़ूंगा। हिलरी कहती है कि हर रोज सुबह मैं उठकर देखती हूँ कि तुम जिंदा हो कि नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, कुछ महसूस नहीं कर सकती, लेकिन मैं सब कुछ महसूस करती हूँ और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। हिलरी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो विक्टर के डैड को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आकर उसे ले जाइए। विक्टर के डैड वहां पर आ जाते हैं। दरअसल विक्टर के डैड को नहीं पता होता कि उनका बेटा कहाँ पर है। अब विक्टर के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। विक्टर के डैड विक्टर से बहुत प्यार करते हैं और वो विक्टर को वापस ले जाना चाहते हैं। विक्टर कहता है कि आज नहीं, कल, क्योंकि आज पार्टी है। दरअसल आज क्रिसमस होता है और विक्टर चाहता है कि आज वो आखिरी बार हिलरी के साथ कुछ वक्त बिताए और उसके डैड मान जाते हैं। और अब विक्टर हिलरी से रात को पार्टी में मिलता है और वो उसे बताता है कि कल रात को वो अपने डैड के साथ जा रहा है और इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। ये सुनकर हिलरी को खुशी होती है। हिलरी कहती है कि वो भी जल्दी यहाँ से वापस चली जाएगी। इसके बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है। हिलरी विक्टर के डैड से मिलती है। विक्टर के डैड उसे बताते हैं कि वो आज रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है अकेले। और इसके बाद हिलरी उसी जगह पर जाती है जहाँ पर ये इतने दिनों से एक साथ थे और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि विक्टर अपना सामान पैक कर रहा होता है। दरअसल वो यहाँ से अकेला जाना चाहता है, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। विक्टर कहता है कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता और ना मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता था। पिछले 10 सालों में पहली बार तुम्हारी वजह से मैं ये भूल पाया कि मैं बीमार हूँ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर इसी तरह तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। हिलरी कहती कि मैं तुम्हें अकेले यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जिंदगी में हारने नहीं दूंगी। विक्टर कहता है जब तुम मुझे उस रात को छोड़कर गई थी मैं उसी रात हार गया था। हिलरी कहती नहीं, तुम उससे पहले ही हार चुके थे और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। विक्टर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी भी तरह की उम्मीद से डर लगता है। हिलरी कहती है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा हमारे लिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हिलरी ने विक्टर को ये बात पहली बार बोली होती है। हालांकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन जब भी विक्टर उससे पूछता था वो उसे इस बात का जवाब नहीं देती थी। हिलरी कहती कि हम दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और विक्टर उसकी बात मान जाता है। ये रात भर दोनों एक साथ रहते हैं और अगली सुबह ये दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। और इस तरह से हिलरी की प्यार की शक्ति विक्टर को जीने की एक उम्मीद, इस बीमारी से लड़ने की एक ताकत देती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जिंदगी में असली खुशियां प्यार से मिलती है। प्यार से इंसान को ताकत मिलती है। अगर इंसान की जिंदगी में प्यार हो तो वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है। ये फिल्म सन 1991 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर हैं जूलिया रॉबर्ट्स और कैम्बल स्कॉट्स। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।